जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आप सभी को बिहार दरोगा की क्लासेस करा रहा हूं। आप सभी को पता है कि हम बिहार एसआई का आपका PYQ कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो बिहार के जो करंट की क्लासेस हैं वो भी कराऊं। तो हम बिहार एसआई कर रहे हैं, साथ में एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, तो सारे क्लासेस को आप फॉलो करते रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी आपकी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध के समय हम 6 बड़े बड़े राज्य में थे। तो बुद्ध के समय में जो हम थे वो 6 बड़े बड़े राज्यों में पाए जाते थे, जिनको हम महाजनपद कहते हैं। अब इन महाजनपद के क्रम और इनकी राजधानी के बारे में समझते हैं। पहला हमारा मगध था। मगध की राजधानी राजगृह या फिर गिरिब्रज। काशी की राजधानी काशी महाजनपद की वाराणसी। कौशल की राजधानी आपकी अयोध्या या सरस्वती श्रावस्ती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी चंपा। विज की राजधानी वैशाली या विदेह। मल की राजधानी कुशीनगर प्रथम भाग और पावा द्वितीय भाग। चेदी या फिर चेत की राजधानी आपकी सुक्तमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और पांचल की राजधानी आपकी अहिछत उत्तरी और कापिले दक्षिणी। ठीक है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सुरसेन की राजधानी मथुरा। अश्मक की राजधानी पोतना या फिर पोतली। अवंती की राजधानी आपकी उज्जैनी उत्तरी महसमती दक्षिणी। गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजपुर या फिर हाटक। तो टोटल आपके 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों का हमने राजधानी एक एक करके समझ लिया। क्लियर। 16 महाजनपदों में से अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो आपके 16 महाजनपद में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। 16 महाजनपद में केवल वजी एवं मल में गणतात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतात्मक व्यवस्था थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि किस महाजनपद में गणतात्मक व्यवस्था थी? तो वजी और मल में। ठीक है। बाकी सारी जगह राजतात्मक व्यवस्था थी, मतलब राजा का ही अधिकार था। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वजी संघ की राजधानी था और इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है ये विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है और जो वजी संघ की राजधानी था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। महाजनपदों का जो उल्लेख है वह बौद्ध के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है। चंपा, राजगृह, सरस्वती, काशी, कौशाम्बी और साकेत। जो महापरिनिर्वाण सूत्र है उसमें 6 महानगरों की सूचना मिलती है। चंपा, राजगृह, सरस्वती, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर आपका कौन सा है? पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र जो है वह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर है। ठीक है। बाकी महाजनपद का उल्लेख आपको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में या महावस्तु एवं जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में मिलता है। क्लियर। तो हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा, उनके विशेषताओं के बारे में पढ़ा और कहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, ये सारी चीजें भी हमने पढ़ ली। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युगम हैं? कुल, किनारा, कुल, वंश। अनल हवा, अनिल अग्नि। दैव,
देवता, देव, भाग्य या सर बाण सर तालाब। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इस सर का मतलब बाण और सर का मतलब तालाब। सर का अर्थ होता है बाण और सर स का अंतर है, देखिए तालाबी स है वहाँ पे और इसका तालाब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अर्थ विकल्प की बात करें तो कुल का मतलब वंश होता है और ये कुल का अंतर होता है किनारा। देव देवता, देव भगवान, अनल आग या अग्नि, अनिल हवा। ठीक है, तो ये हिंदी का है, थोड़ा सा एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी शब्द युग्म चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो रूस आपका ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा रूस प्रथम युद्ध से बाहर हो गया था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस की नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी या केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटम साम्राज्य और बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित एक अलग संधि थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध से रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया गया था। तो 3 मार्च 1918 को रूस की जो नई बोल्शेविक सरकार थी उसके बीच और जर्मनी या फिर केंद्रीय शक्तियों के बीच में एक आपका क्या हुआ था, संधि हुआ था। उस संधि को ही हम ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कहते हैं। इसमें था क्या कि प्रथम जो विश्व युद्ध हो रहा था वर्ल्ड वार, उससे रूस की जो भागीदारी है उसको समाप्त कर दी जाएगी और रूस यहाँ से अलग हो जाएगा। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रण ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के अनुसार सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूस की सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में 11 स्वतंत्र हो गया। यह संधि रूस के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। रूस को अपने विशाल क्षेत्र और लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा था। तो देखिए ये जो संधि हुई थी आपकी, इस संधि के अनुसार था क्या कि सोवियत रूस ने जो मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूस की संबंधित प्रतिबद्धताओं को जो पूरा नहीं किया, उसके चलते यूरोप और पश्चिम एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। ठीक, और इसके चलते ये यूरोप के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी, क्योंकि उसकी बहुत संख्या जो उसने कब्जा रखे थे वो उससे वंचित हो गई। इस संधि के हो जाने के बाद रूस विश्व युद्ध से अलग हो गया, जिससे बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने का समय मिल गया। तो आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने का मिल गया, इससे अपमानजनक संधि थी ये इनके लिए। इनके बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हो गए और ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर। कौन सी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा कैसा होता है? विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा कैसा होता है? 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है, 1 से ज़्यादा होता है या 1 के बराबर या 1 के कम होता है? विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा कैसा होता है? तो वो हमेशा कैसा होता है? 1 के बराबर या फिर कम होता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप ए बी देखें तो ए बी आपका विस्थापन है, ए बी आपका क्या है? विस्थापन है। कितना? 6 मीटर। और दूरी की बात करें तो आपकी दूरी कितनी है? 15 मीटर। तो विस्थापन एवं दूरी के बीच का संबंध कैसा होता है? दूरी आपका 1 के बराबर या फिर कम होता है। तो विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर होगा या फिर 1 से कम होता है। 1 के बराबर या फिर 1 से कम।
विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं, दूरी मतलब डिस्टेंस होता है इंग्लिश में। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और हृदय का छिद्र डैश जाता है। तो जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो फूल जाती है, तो जो हृदय का छिद्र है वो कैसा हो जाएगा, खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, फट जाएगा या सिकुड़ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, वो कैसा हो जाता है, खुल जाता है कि पानी रिलीज हो। किसकी बात कर रहा है, स्टोमेटा की। और ये आपके गार्ड सेल्स हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रुद्र का छिद्र कैसा होता है, खुल जाता है। ये आपकी द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक। और ये आपका क्या है, सुरक्षा कोशिकाएं हैं। स्टोमेटा का खुलना, रक्त कोशिकाएं, और ये क्लोरोसाइट। हिंदी में चीज़ें हैं, जिन्होंने साइंस इंग्लिश में पढ़ी हैं उनको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो एक बार आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश द्वार कोशिकाओं के खुलने में सहायता प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप जो गार्ड सेल्स होती हैं वह सुस्त हो जाती हैं, ठीक, क्योंकि वो फूल जाती हैं। रक्षक कोशिकाओं से पानी का रिसाव रक्षक कोशिकाओं को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद गार्ड कोशिकाएं शीतल हो जाती हैं क्योंकि पानी रिलीज हो जा रहा है। जब रक्षक कोशिकाओं में जल डाली जाती है तो कोशिकाएं फूल जाती हैं और जिसके रंध्र खुल जाते हैं, और जब रक्षक कोशिकाएं शीतल हो जाती हैं तो रंध्र आपके बंद हो जाते हैं। क्लियर। तो ये सारी थी। तो गार्ड सेल के बारे में पूछा था कि जब पानी अंदर जाता है द्वार कोशिकाओं से तो वो फूल जाती हैं और रुद्र का छिद्र कैसा हो जाता है, खुल जाता है। क्लियर। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो सरकार द्वारा अगर कोई रुकावटें या प्रतिबंध को हटाने को हम उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो रुकावटों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है और क्या आयात और क्या निर्यात करना है वो भी ये कर सकते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसीलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है। तो उदारीकरण आपको समझ आ गया होगा। क्लियर। कांगड़ा लघु चिकित्सालय किस राज्य में बनाई जाती है। कांगड़ा लघु चिकित्सालय किस राज्य में बनाई जाती है। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। कांगड़ा चिकित्सालय कांगड़ा की सचित कला है जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है। ये एक पूर्व रियासत थी जिसने कला को संरक्षण दिया। तो कांगड़ा चित्रकालय आपका हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है और ये एक रियासत है, पूर्वी रियासत, जिसने कला को संरक्षण किया है, उसको बना के रखा है। 18वीं शताब्दी के मध्य में बोशहली चित्रकला की शैली के लुप्त होने के साथ ही यह प्रचलित हो गया। किसकी, बोशहली चित्रकला की शैली के लुप्त होने के बाद। कौन सा, कांगड़ा। आगे अगर हम बात करें इसके बारे में तो कांगड़ा चित्रकालय के मुख्य केंद्र गुलेर, बसोहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है। अब सामूहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला के रूप में जानी जाती है आपकी कांगड़ा चित्रकला, जो उस शैली को सम्मिलित करती है और 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासक द्वारा संरक्षित किया गया था आपका ये कला। कांगड़ा के चित्रकारों ने पीले, लाल और नीले रंग जैसे शुद्ध रंगों का उपयोग किया और ये 200 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। चित्रकला के इस समूह को कांगड़ा नाम दिया गया क्योंकि वे शैली में कांगड़ा के राजा संस्कार चंद के चित्र के समान है।
तो इसका नाम कांगड़ा क्यों दिया गया? क्योंकि वे शैली में कांगड़ा के जो राजा संसार चंद्र के चित्र के समान है, इसीलिए इसे कांगड़ा चित्रकला शैली का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख राज्य दिए गए हैं, उनकी चित्रकला शैली के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बिहार की बात करते हैं। तो बिहार का आपको पता होना चाहिए कि बिहार की जो चित्रकला है वो कौन सी है? मिथिला, मधुबनी, पटना कलम और मंजूषा। उत्तर प्रदेश की चौकू, पुणा, सोन रखना और चिकन करी। झारखंड और बिहार की बात करें तो जादो, पाटिया। पश्चिम बंगाल की कालीघाट, अल्पना। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। मध्य प्रदेश की बात करें तो सुरैती, नौरता, मोरते और तिलंगा। उड़ीसा की बात करें तो पट्टचित्र, सोरा। राजस्थान फंड, मडाना, लघु या मंडाना। गुजरात पिथौरा, आथिया। तमिलनाडु कोलम, तंजौर। पंजाब फुलकारी। तेलंगाना चेरियल और निर्मल। आंध्र प्रदेश मुगलू, कलमकारी। उत्तराखंड एपेन। केरल कलमा चट्टू। कर्नाटक रंगावली या कुसूती। महाराष्ट्र वली या वारली। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई नाम मेरे से गलत बोला गया हो, तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं किसी को गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करूँगा। हो सकता है मेरे से गलती से हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मानव विकास सूचांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, UNDP या फिर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, UNDP। ये आपका NCERT का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचांक 1990 में जारी किया जा रहा है। कब से? 1990 से। मानव विकास सूचांक के 3 मानक हैं। पहला शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। आय में पर कैपिटल इनकम को ये देखते हैं, शिक्षा में लिटरेसी रेट को देखते हैं और स्वास्थ्य में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को ये देखते हैं। मानव विकास सूचांक की गणना 4 संकेतकों में जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसतन वर्ष, आपके एवरेज एज, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। तो 3 मानक शिक्षा, स्वास्थ्य और आय और 4 इसके संकेत हैं। मतलब पहला जन्म के समय, जीवन की प्रत्याशा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा स्कूली शिक्षा के औसतन वर्ष, एवरेज एज ऑफ स्कूलिंग। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, मतलब कितना आप स्कूली शिक्षा कर रहे हैं, और प्रति व्यक्ति आय। इसकी गणना 0 से 1 के बीच में की जाती है। संकेतक में जो देश अंक 1 से जितना पास रहेगा वह मानव विकास में उच्च स्तर पर होता है। क्लियर? द स्पीच ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक कौन थे? मोंटेरक्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 नामक रचना के लेखक थे। तो कभी कभी आपके बुक्स, मैगजीन्स और बड़े बड़े जो आपके फेमस ऑथर हैं उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि हर चीज़ें तो याद हो नहीं पाएंगे। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर आपने जो पढ़ा वो आ गया तो आपका गुड लक। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन
प्रस्तावित है। अब ये देखिए यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ आई कि जो चीज़ें हमारे संविधान से जुड़ी हुई हैं, हमारे प्रीएम्बल से जुड़ी हुई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई हैं, अगर वो उससे रिलेटेड बुक है तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। मॉन्टेस्क्यू ने किताब प्रकाशित करने से 21 वर्ष शोध में बिताए। जो ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो उनकी बुक है 1748 में, उसके लिए उन्होंने 21 वर्ष इस पर शोध किया। इस पुस्तक की फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा था, जिससे लोग स्वतंत्रता और समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छुक थे। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें भी इस बुक का बहुत बड़ा योगदान था। तो प्रिंट कल्चर आपने पढ़ा होगा कि कैसे प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था, उसी से ये बुक प्रेरित है। मतलब उसमें बुक का बहुत बड़ा योगदान है। फ्रांसीसी क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं। पहला, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने की थी। लेट्स ऑन इंग्लिश वॉन्टलेर की रचना है। द टू टीटाइल्स ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। लामी द पल्प अखबार संपदा जया पॉल थे। और मार्सिले गीत की रचना कवि आर्जेट डी लाइन द्वारा की गई है। तो फ्रांसीसी क्रांति द्वारा संबंधित कुछ रचनाओं के बारे में यहाँ दिया गया है, आप देख लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द क्लास। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामे में का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो इस समिति का नाम क्या है आपका? भूरिया समिति। भूरिया समिति जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का गठन किया गया था। ठीक, कब? 1994 जून में। भूरिया समिति ने 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भूरिया समिति की सिफारिशों को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया था। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वास्थ्य स्वायत्त क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट करना, मतलब जिनका उल्लेख राज्य ना कर पाए उस चीज़ों में केंद्र सरकार अपने कानून के द्वारा उनको विनिर्दिष्ट करेगी। सरकारी योजना, इस समिति का गठन सरकारी योजना, ये बहुत बार पूछा गया, याद रख लीजिएगा। सरकारी योजना का गठन जून 1983 में हुआ था। केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए और राज्यों की स्वायत्तता संबंधित मांगों की सिफारिश देने के लिए आपकी सरकारी योजना लाई गई थी। इसके अन्य 2 सदस्य थे, एक बीबी शिवारमन और SR सेन। कौन सी? सरकारी योजना। बाकी भूरिया समिति आपकी 1994 में गठन की गई थी और ये किस लिए थी? जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने हेतु आपकी भूरिया समिति का गठन हुआ था। बाकी 1-2 चीज़ें और दी गई हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे हम अशोक मेहता समिति कहते हैं। कब? दिसंबर 1977 में। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में सरकार को सौंप दी थी। इसने पंचायत व्यवस्था हेतु आपका दूरस्थीय मॉडल, मतलब मॉडल पंचायत और जिला परिषद को अपनाने की बात कही थी। किसने? अशोक मेहता समिति ने। क्लियर? आगे देखते हैं। LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया था। तो सिंघवी समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? राजीव गांधी की जो सरकार थी 1986 में, उस टाइम पे किया गया था। इसने पंचायती राज व्यवस्था को
संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था और राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को कारोबार के अधिकार देने का भी सुझाव दिया था। किसने? आपकी LM सिंघवी समिति ने। क्लियर? तो आज हमने टोटल आपके 10 क्वेश्चन किए हैं और ये आपकी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है आपका बिहार दरोगा का। तो जो भी बच्चे बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लासेस को फॉलो करें। सारे क्लासेस आपकी कंटिन्यू हैं, सबको फॉलो कीजिए। कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।